एस्ट्रॉयड हिट किया था ना 60 मिलियन साल पहले धरती को, और सब कुछ बदल गया था। ये दूसरा एस्ट्रॉयड आया एआई। कम खर्च में कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखें, इसका पढ़ा था मैंने अमेजोन का कि बहुत साल तक वो नए डेस्क नहीं खरीदते, सेकेंड हैंड डेस्क, सेकेंड हैंड फर्नीचर, ऑफिस दिखाते थे कि हमारे यहाँ बचत का कल्चर है, पैसे उड़ाते नहीं। नॉर्मली लोग ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उतना ही खर्चा हो जाता है उनका। तो इससे, इस साइकिल से कैसे निकल के नेक्स्ट लीग में आए? बेटा, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो और टाइम बेच रहे हो। टाइम खत्म, पैसा खत्म। तो अब भी जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे ये कमेंट आएंगे कि हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा। तो मैं अक्सर ये जवाब देता, नौकरी करने के लिए तुम हो ना। तो क्या समझते हैं आप हिंदुस्तान का भविष्य? अगले 10-20 साल तो हमारे ही हैं भाई। यहाँ जो पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में ही बात कर ले अगर, तो कमाएगा ही बहुत। म्यूचुअल फंड्स की या के डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कूद जाएं? 100% म्यूचुअल फंड। इंडिया में बहुत से लोग डे ट्रेडिंग करने में लगे हुए हैं और बहुत सारा लॉस कर रहे हैं। एक भी इंसान पिछले 30-35-40 साल में नहीं मिला जिसने मुझे कमाया हो। इन द बिगिनिंग बिजनेस में कौन सी गलतियां लोग ज्यादा करते हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को महारत हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तभी आज जाके आपको तजुर्बा होता है। तो आज जिस पर्सनैलिटी को यहाँ पे हमने दावत दी है, वो उनकी कंपनी का नाम ही तजुर्बा है और ये अपना तजुर्बा लोगों के साथ बांटते हैं और जो पैसा जिसके पास हो उसके लिए भी इनके पास सॉल्यूशंस हैं और जो जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है उनको कैपिटल मार्केट में कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए भी सजेशन देते हैं। तजुर्बा कंपनी के सीईओ, बहुत ही अच्छे इंसान, सुरेश मेंसरमानी जी। थैंक यू जीएस पाजी, इट्स ए ऑनर टू बी हियर और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, एक दो मुलाकातें हुई हैं, आज थोड़ी और गहरी बातें होंगी, तो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और मेरे दर्शकों को आपके तजर्बे से कोई फ़ायदा होगा ये आशा रख के मैं आपसे बातचीत करूँगा। बहुत फ़ायदा होगा, कोई नहीं जी, बहुत सारा फ़ायदा होगा। जो इस पॉडकास्ट को पेन और डायरी लेके देखेंगे ना, तो उनको तो समझो मास्टर क्लास और एमबीए मिल रहा है आज। जी, मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे हैं उनसे मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है और आप जो बुक्स रिकमेंड करते हैं उन सभी बुक्स को मैं ख़रीदी, मैंने उनको पढ़ा और मुझे इतना फ़ायदा हुआ। और आप का चेहरा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, लोग पहचानते होंगे आपको। तो आज मेरे दर्शकों को ज़रा अच्छी सी नॉलेज दीजिएगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपकी जर्नी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता है आपको, आपकी जर्नी के बारे में, कि आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे इस पोजीशन पर पहुँचने से पहले। तो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं कहूँगा डाउन ज़्यादा देखा है, अब कम देखा। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि जब लाइफ में जितना भी अप मिल जाए ना, तो वो आपको डाउन से भी संभाल के रखता है। सही। तो इसलिए जर्नी ऐसे शुरू हुई कि पार्टीशन के बाद पेरेंट्स आए उल्लासनगर महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे के दूर एक जगह है, वहाँ पे आर्मी के बैरक जो अबंडेंट होते हैं, वहाँ पे बसा दिया गया जितने रिफ्यूजी आए थे। तो हम लोग रिफ्यूजी कैंप में पले बढ़े, छोटे छोटे स्कूलों में हिंदी मीडियम, पेड़ों के नीचे ऐसे ही बढ़े, कोई खास एजुकेशन नहीं हुई। ठीक। सस्ती थी उन दिनों, सरकारी एजुकेशन सस्ती थी। दिल्ली भी आ गए तो 8 आने फीस होती थी कॉलेज की, 10-11 रुपए, बस का पास 12 रुपए, ऑल रूट पास जी। तो ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, बगैर खर्चे के। लेकिन उस ग्रेजुएशन ने दिया कुछ नहीं, सिवाय इसके कि कुछ किताबें पढ़ना सीख गए। राइट। और उन किताबों ने मेरी ज़िंदगी, जैसे आपने शुरुआत में बोला, 1000 किताबें पढ़ ली मैंने। अच्छा। तो किताबों ने ज़िंदगी बढ़ा दी। शुरू हुई थी किताबें जासूसी नावलों से, गुलशन नंदा ये वो आते थे, जिन पर राजेश खन्ना की पिक्चर भी बनी बहुत, तो वो नावल पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे नॉन फिक्शन पे, सेल्फ हेल्प पे, क्योंकि बुक बहुत थी सीखने की और वो मिल नहीं रहा था कहीं से एजुकेशन। टीवी होता नहीं था, यूट्यूब होता नहीं था, तो किताबों का सहारा लिया और वहाँ पे जब सीखना शुरू किया तो वो तो फिर ज़िंदगी बदल गई। हर बड़े सक्सेसफुल आदमी, वॉलमार्ट, सोनी, जैकवेल, सब के बारे में पढ़ लिया हमने और ज़िंदगी कैसे काटी। तो हम भी अपग्रेड हो गए। तो 300 रुपये की नौकरी से शुरू किया हमने। अच्छा जी। हाँ, तो बनना था एक्टर। मैं एक्टर बनना था। मैं थिएटर करता था,
हिंदी, पंजाबी, सिंधी तीनों थिएटर करता था। अच्छा। तो जा रहा था पूना कि भाई जाके और एक्टिंग सीख के फिर बॉलीवुड चले जाएंगे, लेकिन फादर की डेथ हो गई तो घर में पैसे ही नहीं थे कमाने वाले, तो फिर 300 रुपये की एक नौकरी कर ली। ये कौन से साल की बात? ये है 77 की। 1977 की। हाँ। ठीक है। कितने साल के रहे होंगे आप? तब मैं था 18-19 का, कॉलेज से निकले 19 कॉलेज कंप्लीट कर चुके थे। हाँ। 2-1 साल नौकरी की गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में, थोड़ा बहुत सीख लिया, तो बड़ी सनशाइन इंडस्ट्री थी जी। जल्दी जल्दी लोग अमीर बन रहे थे, तो हमें Yes. भी शौक था अमीर बनने का, गरीबी बहुत थी, तो हमने कहा यार ये तो जो देखो एक छोटे कमरे से चालू करता है करोड़पति बन जाता है। हम भी कूद गए 20-25 मशीन लगा के, बस एक जर्नी चली। चलते चलते पहला ट्रिप अमेरिका लगाया 86 में, फिर अगले 9 साल में 95 में हमारी कंपनी अच्छी कई करोड़ों में पहुंच गई। IPO निकाला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, 300 टाइम और सब्सक्राइब हुआ। अच्छा जी। अच्छे दिन जब आते हैं तो चारों तरफ से ही आते रहते हैं, बताशों की बरसात होती है। फिर राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया ग्रोथ का, और बस उस वहाँ से जो चली तो संभाला नहीं गया पैसा, अकड़ आ गई बहुत। अच्छा, दिमाग पैसा खराब संभाला हो नहीं गया। गया, इतना हाँ, तो पैसा? मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना बिल्कुल मुश्किल है। सही है। उसके लिए चाहिए होता है मेंटर तो था नहीं, पिताजी भी नहीं थे, अब कौन संभाला। तो हमें जब इतना पैसा देख लिया इतनी गरीबी से, तो दिमाग खराब हो गया। गाड़ियाँ, बंगले, ट्रैवल, फर्स्ट क्लास, 5 स्टार, 7 स्टार, हर चीज़ बहुत बड़ी हो गई, बहुत सारे खर्चे हो गए, बहुत सारी टीम, बहुत सारे महंगे महंगे लोग। और उधर से फिर जब मार्जिन घटने शुरू हो जाते बिजनेस में, कंपटीशन आ जाता है, कुछ साल ही सनशाइन रहती है, वो दिखाई नहीं दिया। तो ओवरहेड और प्रॉफिट के बीच का कुछ MIS था नहीं, कंप्यूटर थे नहीं, कोई गाइड करता नहीं था कि रिपोर्ट बनाओ, PNL बनाओ, बस चल रहा था, धीरे धीरे खड्डा बड़ा होता गया। और जनाब 2001 में आगे खड्डा इतना बड़ा हो गया और 2 बड़े कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गए, 20-22 करोड़ का हिट लगा। तो पहले तो फैक्ट्रियाँ बिकी लोगों का पैसा देने के लिए, फिर घर बिका अपना बैंक का पैसा चुकाने के लिए, और कंपनी जो लिस्टेड थी हमारी वो बिकी अपना खर्चा निकालने के लिए। अच्छा, कंपनी डीलिस्ट हो गई? नहीं, डीलिस्ट नहीं हुई, लिस्टेड थी इसीलिए बिक गई। अच्छा, बिक गई। तो कंपनी लाइव है अभी। अच्छा, अभी पर हमने चल बेच रही दी थी। अच्छा। तो पूरी इंडस्ट्री उस समय रिसेशन में आ गई थी, या कि आपकी अपनी पर्टिकुलर कंपनी में कोई कमी? नो, इंडस्ट्री वेंट इनटू कंसोलिडेशन एंड डिक्लाइन फेज। अच्छा। प्राइसेस वगैरह कम हुए, लेकिन तब के चले हुए आज भी कई 3-3, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ के लोग। तो समय के हिसाब से बदले नहीं, कंसोलिडेशन हुई। डेफिनेटली कुछ बड़े लोग रह जाते हैं, हर इंडस्ट्री में होती है, और वो मार्जिन नहीं रहे जो थे। हमें याद है उस टाइम में 40% सरकार देती थी जी हमको इंसेंटिव, 50-100% मार्जिन होता था प्रॉफिट, और सारा टैक्स फ्री। तो उस ईरा से जब आप उस पे आते जहाँ आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाहिए कि कम मार्जिन में भी आपको प्रॉफिट निकालना है, वो हमें अकल नहीं थी, हम मार खा गए, और घमंड भी बहुत हो गया था। अच्छा, तो आप मानते हैं इस बात को? हाँ, जो सक्सेस के बाद घमंड आता है वो बहुत हो गया। तो जब घमंड आता है तो पतन होना लाजमी बात है, क्योंकि ऊपर वाला भी दिखाता है कि भैया जमीन पे आ जा, तो उड़ रहे हो बहुत, और घमंड में गलत डिसीजन होते हैं। आप सोचते हो आप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, राइट, तो गलत हमसे भी हुए। अच्छा, इसी को तजुर्बा कहते हैं हम। यस। तो उसी कारण आपने अपनी कंपनी का नाम अब तजुर्बा रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, मैं बिजनेस कोच हूँ जी, और ये तकरीबन सब जान लेते क्या करना है। देखिए, आप ट्रेडर हो, आपको ये मालूम है क्या करना है, आप सिखा भी सकते हैं, लेकिन जैसा आपका तजुर्बा है आपको ये भी मालूम है क्या नहीं करना है जी। जब लोगों को ये नहीं मालूम होता क्या नहीं करना, मार खा जाता है। तो हमको अब ये मालूम है क्या नहीं करना है। ठीक है। कैसे तुमको अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे स्केल करना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर संभालना कैसे है उसको आगे, कंप्लायंस कैसे, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी कैसे रखनी है ताकि कहीं फिर से डूब नहीं जाओ, पैसे को संभालो, सही से इन्वेस्ट कैसे करो। तो ये सारी चीज़ें तजुर्बे ने सिखाई। तो जब आप ये भी जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब आप एक सही मायने में किसी के लिए मेंटर या तजुर्बेकार इंसान बन सकते हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए बनो, चाहे अपने स्टूडेंट्स के लिए बनो। जी। तो आपने वो जो फेलियर हुई उससे आज आप ये समझते हैं कि आपको काफ़ी लेसन्स, काफ़ी सीखने को मिला? बहुत ही ज़्यादा। फेलियर जो सिखाते हैं वो सक्सेस कभी नहीं सिखाती। सक्सेस तो हम लोग पार्टियां करके,
सेलिब्रेशन करके जी। खुश हो जाते हैं जी हाँ जी सक्सेस हो गई। लेकिन जो फेलियर सिखा के जाता है वो ज़िंदगी भर साथ रहता है, और उससे बहुत ये तोहफा है, गिफ्ट है, हम बहुत लोगों को दे भी सकते हैं। सक्सेस में क्या सिखा सकते हैं लोग, कहाँ भी सेलिब्रेट करो, फिर लोग जलते हैं जी, अरे ये तो कल कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा आदमी हो गया, गाड़ियाँ हो गई जी इसके पास, बंगले हो गए, तो जेलसी आ जाती है। तो फेलियर से तो हम बहुत कुछ खुद सीखते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप डाउन हुए, जैसे आपकी कंपनी बिक गई, शान शौकत सब खत्म हुआ, तो फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि करेज दोबारा से खड़े हुए, उस दोबारा से खड़े होने में क्या जज्बा था आपका? फिर से कहूँगा किताबें, किताबों ने। अच्छा। क्योंकि यूट्यूब तो था नहीं, जी जी। मोटिवेशन कहाँ से लें, सेमिनार होते नहीं थे तब। हम्म। तो एक किताब है रॉबर्ट शुलर की, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू। यस। वो कम से कम मैंने 20-30 बार पढ़ी। मैंने खरीद के रखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं, आपके रिकमेंडेशन पे जब खरीदी भी थी मैंने। मेरा मूड लो होता था मैं वो पढ़ता था। अच्छा। फिर हम एक बॉम्बे से मेंटर मिले, उनके कैंप अटेंड किए 2 बार पॉजिटिविटी के। उनका नाम है उज्जवल उके, अच्छा जी। आईएएस ऑफिसर थे। तो वो पॉजिटिविटी के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के, तब नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट नया नया कुछ चला था, तो उसके ऊपर उनकी डीप रिसर्च थी, तो उनके कैंप अटेंड करे। तो इस तरीके से अपने को उस माहौल में रखा कि होप बनी रही। अंदर से कॉन्फिडेंट थे कि वापस? हाँ ये था। अच्छा ये था कि जीरो से बन चुके थे, तो क्या है कि जब ऊपर वाले का जाता है ना, मान लो किसी का बाप बहुत दौलत छोड़ गया, उसका जाएगा तो वो टूट जाएगा, राइट, बिकॉज उसने तो स्ट्रगल किया ही नहीं। आपका अपना बनाया हुआ था सब हम कुछ। तो स्ट्रगल किए जीरो से, हमको पता था रास्ता कि फिर उठ जाएंगे। हमने तो सारी वो तकलीफें देखी कि बगैर पैसे के चलना कैसे है, बस के भी पैसे नहीं है, चलना कैसे है, कैपिटल नहीं है, कैसे काम को बढ़ाना है। तो वो सारी रास्ते तो हमें पता थे कैसे जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ सारे आते थे। अच्छा। हिम्मत भी थी कि जब एक बार कर लिया तो दोबारा भी कर लेंगे, कर ही लिया। कितने साल लगे दोबारा से वापस सही पटरी पर आने का? देखिए 2001 में प्रॉब्लम हुई, 2008 तक आके हमें सब कुछ निपटाया, बैंक मकान बेचना। अच्छा। 8 साल तो उसमें लगे, ऐसी। लेकिन वो 8 साल कुछ ना कुछ चलता रहा, खर्चा पानी चलता रहा। फिर 2008 से समझिए 18 तक 10 साल वो खराब हुए, या ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्टिकल में। कॉलेज चला गया पढ़ने, वेल्थ मैनेजमेंट, CFP करी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें एक कंपनी खोली। तो 2-3 तरह के बिजनेस किए, जो फेल हुए, 1-2 चले। इसे 18 के बाद जब मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में आया, कंसल्टिंग में, वहाँ से वापस जिसे कहते हैं ना कि आई फाउंड माई फीट, कि लोगों को भी भरोसा हुआ, ये तजुर्बेकार है, और मुझे भी जब कुछ कंपनियों का, कुछ लोगों का टर्न अराउंड किया, जो भटक रहे थे, डूबे हुए थे, उनको एकदम से निकाल लिया तजुर्बे से, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ी गिफ्ट है जो मुझे ही नहीं पता, कि मैं किसी को जीरो से हीरो भी बना सकता हूँ। जो हीरो है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको वापस से टर्न अराउंड कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस दिन दुना रात चौगुना बढ़ गया, मेरा भी बढ़ा, लोगों का भी बढ़ा जी। फिर एक अच्छी चीज़ हमने की कि हमने कंटेंट क्रिएशन में आ गए। ओके। 22-23 से, तो वहाँ से मिलियन फॉलोअर्स और कई सारी, उससे बड़ी हेल्प की ब्रांडिंग में जी। 4-5 करोड़ व्यूज़ है हमारे, 6 करोड़ व्यूज़ हो जाते कभी कभी महीने के। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने ब्रांडिंग में बड़ी मदद करी। तो अब एक चल पड़ी है, बस अब निकल पड़ी है। तो तजुर्बा कंपनी में आप क्या करते, क्या हैं एग्जैक्टली, जरा बताइए कि कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? सिंपल है जी, SMEs हमारा फोकस है। ठीक है। उसमें एक ऐसी टेक्निक है OKR, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, जो गूगल अच्छी तरीके से 1999 से किया। उसके पहले इंटेल ने किया था, उसके बाद गूगल ने किया। ओके। गूगल के बाद अब अमेजॉन वगैरह सारी, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो वो मुझे गैप दिखाई दिया कि इंडियन SMEs को कोई नहीं सिखाता। तो उसमें मैंने मास्टरी करके, अगर आप गूगल करेंगे बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, फादर ऑफ OKR, तो मेरा ही नाम है। तो गोल मैनेजमेंट है, जिसमें 90 दिन की विंडो में आप पूरी टीम को अलाइन करके कंपनी विजन के साथ यू कैन अचीव सम एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स इन 90 डेज। अच्छा। 90 डेज की विंडोज कम होती है, लेकिन इतना फोकस हो जाता है कि 90 दिन में लोग के काम दुगने हो जाते हैं, प्रॉफिट दुगने हो जाते हैं। तो वो टेक्निक में मैंने मास्टरी की। तो मैं SMEs की हेल्प करता हूँ कि बिजनेस को 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़ कैसे ले जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाओ,
एक अच्छी साफ सुथरी बैलेंस शीट लेके मार्केट में उतरो, एसएमई आईपीओ करो जी। तो वहाँ हमने एक विजन बनाया कि 500 आईपीओ तजुर्बा के थ्रू आने, हमारा खुद का भी एक आध साल में आ 500? जाएगा। जी हाँ, 500। कितने साल के टाइम में? 5 साल में। 5 साल में, ओके। तो ऑलरेडी 300 लोग मेरी मेंटरिंग में हैं जो आईपीओ की अगले 1-2 साल में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उनको आप तैयार कर रहे हैं आईपीओ के तैयार लिए? कर रहे हैं। 5-10 करोड़ पे हैं तो उनको ले जाना है 100 करोड़ पे। गुड। और 100 करोड़ पे ले जाके जब वो 10-20 करोड़ के प्रॉफिट के साथ अच्छी 200-300 करोड़ की वैल्यूएशन पे आएंगे, 50-60 करोड़ पे अरेंज करेंगे मार्केट से, तो उनकी स्केलिंग अप ईजी हो जाएगी। फिर वो 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ का रास्ता आसान हो जाता है। तो मैं 100 करोड़ पहले पहुंचाने का काम करता हूँ विद प्रॉफिट, और फिर उसके बाद आईपीओ, और आईपीओ के बाद फर्दर हैंड होल्डिंग और आगे कैसे बढ़ा। तो ये हमने मिशन पकड़ा हुआ और उसी के ऊपर मैं इनको मेंटर करता हूँ एसएमईज को इंडिया भर के। तो बिजनेस डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट में मेरी कोई रोल नहीं होता। अच्छा। बिजनेस तो सब कोई जानता है अपना। जी जी, उनको खुद आता है डेवलप करना बिजनेस। ठीक है। लेकिन उसमें कहीं गैप होता है, अगर उनकी मार्केटिंग ठीक नहीं है तो हम हेल्प करते हैं, कहीं पीआर ठीक नहीं है तो हमारे पास पीआर के लोग हैं। तो ये सारा हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। ओके। एचआर की कमी है तो एचआर वाले हैं, अच्छा सीएफओ की कमी है तो सीएफओ वाले हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम हमने क्रिएट कर दिया कि एसएमई को जहाँ जहाँ पे कोई गैप लगेगा ओके, वहाँ हमारी तरफ से कोई ना कोई गैप को फिल तो आप करने एक के तरह लिए। से कोच का काम करते हैं, उनकी कंपनी का कोच? एक तरह से नहीं, है ही कोच, है ही कोच, मेंटर कह लो। जी जी जी, बेटर वर्ड इज मेंटरिंग। ओके। क्योंकि कोच एक पर्टिकुलर चीज़ को करता है, मैं एक ऐसा मेंटर हूँ जहाँ मैं मियाँ बीवी का भी फैसला कराता हूँ, अच्छा जी। लोग की सेहत भी बढ़िया कराता हूँ, बाप बेटे का झगड़ा निपटा देता हूँ, किसी का क्या कहते हैं कि मोटिवेशन लो हो रहा है और माइल्ड डिप्रेशन में जा रहा है उसको निकाल लेता हूँ, वाह। किसी को सुसाइड से बचा लेता हूँ। तो ये सारे काम भी मैं कर लेता हूँ। तो आई कॉल माई सेल्फ के एक तरीके से मैं मेंटर का रोल ज़्यादा अदा करता हूँ बजाय इसके कि खाली बिजनेस कोच या बिजनेस कंसल्टेंट। तो मेरे को कोई भी सुबह 10 से 12 बजे तक फ़ोन करके अपने दिल का हाल बता के और कोई भी मुसीबत बता सकता है कि जी मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे निकाल दो, इंटरेस्टिंग। क्या करूँ। तो ऑल इन वन, जी, वेरी नाइस। तो हमारे जो दर्शक हैं काफ़ी, उनके पास कुछ भी नहीं है, शुरुआत करनी है, तो जैसे आपने ज़ीरो से शुरुआत करी, तो आप कुछ आइडियाज़ ऐसे बताइए क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कि वो शुरुआत कैसे करें। देखिए 2-3 तरह की शुरुआत वाली कैटेगरी में आती है। एक तो जो जॉब में है, इधर आना है। एक अभी कुछ भी नहीं किया, एकदम शुरू करना, यंग है जी। तो आप किस सेगमेंट की बात कर रहे हो? तो मैं दोनों की कर सकते हैं। किसी ने, नॉर्मली लोग ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो वो उतना ही खर्चा हो जाता है उनका। तो इससे, इस साइकिल से कैसे निकल के नेक्स्ट लीग में आए? मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत हिट हुआ, कोई 41 मिलियन तो मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज हैं। अच्छा जी। और जिसने शेयर किया 4-5 मिलियन उसके भी आ गए। आई सी। तो आपकी परमिशन हो तो बता दूं? जी जी प्लीज। तो वो वीडियो था कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो और टाइम बेच रहे हो, टाइम खत्म पैसा खत्म। तो अब भी जो दर्शक देख रहे हैं बहुत सारे ये कमेंट आएंगे कि हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा। तो मैं अक्सर ये जवाब देता हूँ, नौकरी करने के लिए तुम हो ना। जब ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो तुम ही तो आप ही नौकरी करोगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास का कहाँ बिजनेस। सही बात है। अगर इससे इंस्पायर होके 5% लोग, 3% लोग, 1% लोग भी इंस्पायर होके सोच ले कि मुझे अपना काम करना है, मेरा तो काम हो गया। हर किसी के बस का है नहीं। बिजनेस एक बड़ी टफ चीज़ है यार, आप भी जानते हो जी। हमारा सब कुछ ले लेता है, बिल्कुल, हमारी सेहत ले लेता है, हमारा फैमिली टाइम ले लेता है, मतलब जो कुछ लगा होता है, घर मकान हम दांव पे लगा देते हैं। तो बिजनेस कोई आसान चीज़ थोड़ी करने के लिए हर एक की, हर कोई कर ही नहीं पाता। तो अब सवाल आता है कि कौन करे। आपने कहा 20-25 हज़ार, तो जिसके घर पे अगर किचन उसके कमाई से चल रहा है और दूसरा कमाने वाला नहीं है, वो तो जल्दी ना करे, ठीक है। उसको चाहिए कि जॉब के साथ साइड हसल करे। साइड हसल के आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल एक्वायर कर सकता है इसमें घर बैठे वीकेंड पे काम करके कमा सकता है। राइट। तो उस लेवल से जब उसकी कमाई इतनी हो जाए कि जितनी तनख्वाह ले रहा है या उससे 1.5 गुना हो जाए और साल भर का रिजर्व हो जाए बैंक में, ठीक है, तो उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए।
ओके। और उस स्टेज पे उसे ये पता रहना चाहिए कि मेरे बिजनेस को मेरी ज़रूरत है, फुल टाइम आऊँगा तो बढ़ाऊँगा। तो वो डिसीजन उसके लिए। जिसके डैडी कमा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है पीछे कि उसको तो भाई जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो एज भी है, टाइम भी है, राइट, और टेंशन भी नहीं है, ना शादीशुदा हो, काहे को नौकरी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे ये कॉलेज 3 साल नहीं जाना पड़ता और कुछ काम करता ना, सीखता, तो और ज़्यादा बढ़िया होता। वो 3 साल भी बेकार हुए। कॉलेज जाके हमने सीखा कुछ नहीं, मस्ती करी, चाय पी, सिगरेटें पी, इसी में टाइम गुजार दिया, मस्ती करके, पिक्चरें देखने में। तो ये लोगों को जिनके पास पीठ मजबूत है, उनको बिल्कुल भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, नौकरी करनी चाहिए एक हिसाब से, ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके। आपको रेस्टोरेंट बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट में नौकरी करो। सीखने के लिए। आपको क्लोथिंग बिजनेस में जाना है, कपड़े वाले क्या नौकरी करो। वहाँ पे क्या है कि आपको बंदा ट्रेनिंग भी दे रहा है, वैसे ट्रेनिंग के पैसे खर्चने पड़ते हैं, वो पैसे भी दे रहा है। अब वहाँ पे आप जितना कुछ सीखोगे, आप मान लो आज के ज़माने के बच्चे कितना कुछ सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, बहुत सारे गूगल शीट, सॉफ्टवेयर्स, टीम्स, बड़ा कुछ सीख लेते हैं वहाँ। तो फ्री में ट्रेनिंग मिल रही जॉब पे, सीख लो ना भाई। और फिर आके जब अपना करोगे तो आपको टीम भी मिलने में दिक्कत नहीं, कस्टमर भी मिलने में दिक्कत नहीं, स्ट्रगल ज़ीरो हो जाता है। एक बार अगर जॉब करके आप उसी लाइन में बिजनेस करते हो तो योर स्ट्रगल इज ज़ीरो, यू आर फ्रॉम डे वन स्टार्ट। अब रह गया कि अगर पैसे नहीं है और आपके पास अब स्किल है, आपको पता है इस बिजनेस का तजुर्बा है, कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा पैसे लगाने वाला। बहुतों को ऐसे मैंने बताया, उनको मिल गए पार्टनर। अच्छा। तो किसी का पैसा, किसी का तजुर्बा, किसी की स्किल मिला के काम चल जाता है। तो वो लोगों को इस तरीके से अपने बिजनेस को करना चाहिए, इधर जॉब या बिजनेस। मैंने दोनों आपको बता दिया तरीका क्या है कि बैक मजबूत है तो भैया नौकरी सीखने के लिए करो, ठीक है। बैक मजबूत नहीं है तो नौकरी आप बिजनेस को फंडिंग करने के लिए करो, कि साइड हसल करके आप इतना बना लो तो बिजनेस चालू आपका। तो शुरुआत कर दी किसी ने हिम्मत करके, पैसे का भी अरेंजमेंट हो गया, बैंक से मिल गया या कोई पार्टनर मिला, तो इन द बिगिनिंग बिजनेस में कौन सी गलतियां लोग ज़्यादा करते हैं जिनको, क्योंकि आपने वो फेस देखा हुआ है, तो कौन सी गलतियां ना करें और कौन से काम ऐसे हैं जो उनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कामयाबी के लिए? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, बिजनेस की स्किल तो सीखा है आप कि हाँ भाई मुझे ये वाला काम करना है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखते लोग, राइट। वहाँ मार खा जाता है। योर प्रोडक्ट इज गुड, बढ़िया बेच ले रहे हो, सेल्स स्किल भी आपने सीख ली, प्रोडक्ट भी बढ़िया सोर्स कर लिया है, बना लिया या सोर्स कर लिया किसी मैन्युफैक्चर से, लेकिन पैसे का जो कंट्रोल है, क्योंकि देखिए बिजनेस किस लिए करता है आदमी? प्रॉफिट के लिए। यस। ये भूल जाते लोग कि हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। पिछले दिनों में पॉडकास्ट देख रहा था विजय मल्ल्या साहब का जी, महाराजा की जिंदगी थी, कैश फ्लो थे, एक तरीके से कैश काउ बिजनेस था जिसे हम कहते हैं कि इतने पैसे आ रहे थे संभल नहीं रहे थे जी। लेकिन ऐसे बिजनेस में घुसे जिसमें कैश बर्न था। चलो बर्न की एक लिमिट होती है, बट द कंपनी किंगफिशर वाज, एयरलाइन वाज लूजिंग मनी कंटिन्यूसली जी, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अब उस लेवल पे ईगो बड़ी आ जाती है, राइट, कि जी हम तो घाटा कैसे खा लेंगे, और पैसे की कमी नहीं है, बैंक दे रहे हैं 500 करोड़ 800 करोड़। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चीज़ भूल गए कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कहाँ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कैश बर्न वाले आजकल बिजनेस बहुत आ गए हैं जी, बट फिर भी वहाँ पर एक लिमिट देनी पड़ती है। आज जितने बड़े रिस्क कैपिटल भी बड़े बड़े वीसी लगा देते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी फुल स्टॉप, भाई हम ये 50-100 करोड़ तेरे को दिए हैं, गए, अब और नहीं लगाएंगे, तेरा बिजनेस तो प्रॉफिट भी नहीं आने वाला। कई हुए हैं एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो दिस वर्ड दे हैव टू रिमेंबर कि ठीक है आपने रिस्क कैपिटल, आजकल तो वीसी लगा देते हैं, पहले लोन होते थे, तो वो रिस्क कैपिटल के बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना, ये सीख लें जरूर कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, लीन मैनेजमेंट को समझें कि कम खर्च में कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखें। नारायण मूर्ति साहब कहते थे कि अगर आप गुड टाइम में लीन रहते हो, इन्फोसिस के फाउंडर है, तो बुरे टाइम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
बुरे टाइम में तो सब लीन हो जाते हैं, सही, कहीं तो वो भी नहीं हो पाते। लेकिन अच्छे टाइम में भी अगर आप टाइट रहते हो, फ्रूगल रहते हो, माइक्रोसॉफ्ट का इसका पढ़ा था मैंने, अमेजोन का, कि बहुत साल तक वो नए डेस्क नहीं खरीदते थे। सेकेंड हैंड डेस्क, सेकेंड हैंड फर्नीचर, ऑफिस दिखाते थे कि हमारे यहाँ बचत का कल्चर है, हम पैसे उड़ाते नहीं है। तो ये कल्चर डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन में कि हम पैसा फालतू खर्च नहीं करते, वी आर वेरी टाइट। मैं वॉलमार्ट के साथ काम करता था, आपके अमेरिका में है, तो मेरी एक शिपमेंट लेट हो गई। हमने कहा जी एलसी का एक्सटेंशन, तो कहते एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों? बोले टाइम नहीं है हमारे पास। एक बंदा हमारा बैंक में एप्लीकेशन लगाएगा, करेगा, एलसी का एक्सटेंशन लेगा, फिर वो आपको भेजेगा, आप लेट हो गए, आप माल भेज दो, विल ऑनर योर डॉक्यूमेंट्स, बट वी विल नॉट स्पेंड दैट 30 minutes of our resource on giving you extension because you are late and giving you again next amendment in LC। और उनके बारे में मशहूर था सैम वॉल्टन के, कि उनके जो सप्लायर उनके हेड ऑफिस के आसपास ऑफिस वेंडर बना लिए थे, वो फैंसी ऑफिस नहीं बनाते डर के मारे। मैंने सैम वॉल्टन की किताब पढ़ी। अच्छा। कि अगर वो देख लेगा तो कहेगा साले बहुत कमा गए तुम मेरे से। अच्छा। तो प्राइस और घटा देगा। वॉलमार्ट ऑलरेडी बाइंग में बड़ा फ्रोशियस है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो उसकी एक रेपुटेशन थी कि ये बंदा बड़ा टाइट प्राइस लेता है, अपनी कंपनी को टाइट रखता है। वहाँ पे ऑफिस जो थे, जो स्पेस और जिस तरीके का था, वो भी बड़ा ही टाइटली कंट्रोल था उनका। अब मुझे पता नहीं क्या है, पर उस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखा। एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी एफिशिएंट रखना चाहिए कम से कम खर्च में। दैट वाज अ बिग लर्निंग फ्रॉम देयर। तो ये सीखना चाहिए हर स्टार्टअप को, हर स्मॉल और बड़े बिजनेस को, कि आप अपने फाइनेंसिस पे हर हफ्ते नज़र रखो, वेयर यू आर गोइंग। आज तो ऐप ऐसी आ गई। मैं किसी का मीटिंग कर रहा था आईपीओ के लिए परसों, तो कहता जी अभी 1 घंटा पहले तक मेरा इतना टर्नओवर और इतना प्रॉफिट हुआ है। आई सी। वो फ़ोन में देख के फाउंडर बता रहा था कि ये है जी। तो जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फाइनेंसेस बाय मिनट। तो फाइनेंसिस के ऊपर कड़ी आपकी नज़र और कंट्रोल होना ज़रूरी है। देखो, पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। ज़िंदगी का तजुर्बा सीख है कि पैसा आ गया उसको संभालो। पहली बात तो अपना खोपड़ी को संभालो। जी। घमंड ना करोगे कमा लिया मैंने कमाया। बहुत बड़ी टीम लगती है, ऊपर वाले का साथ लगता है, किस्मत लगती है, सब कुछ लगता है। तो आ गया पैसा तो अब संभाल लो उसको ठीक से, और ज़मीन पे रहो। ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस बनी रहनी चाहिए अपनी। ठीक है, नहीं तो फिर घमंड में बड़े उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। तो आपने बातों बातों में बता ही दिया कि क्या नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी स्पेसिफिक बात जो यूजुअली आप सोचते हो कि जो स्टार्टर्स हैं वो गलती करते हैं, जिनसे उनको बचना चाहिए? एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं बड़ी दुनिया, जिसमें होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, तो मैं बोलता हूँ SWT। हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ट्रेंड। आज मैं समझता हूँ हम मैनकाइंड की सबसे बड़े रिवॉल्यूशन पे बैठे हैं। ओके, जैसे एस्ट्रॉयड हिट किया था ना 60 मिलियन साल पहले धरती को, और सब कुछ बदल गया था, जिससे हमारा जन्म हुआ, डायनासोर चले गए। ये दूसरा एस्ट्रॉयड आया AI। सो वी आर ऑन द पहले रिवॉल्यूशन आए थे जब टेलीफोन आया, बिजली आई, एरोप्लेन आए, इंटरनेट तो हमारे टाइम में आया, मोबाइल रिवॉल्यूशन आया, लेकिन AI सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। यू थिंक सो? तो जो AI अभी देखो ना, TCS ने 12,000 लोग निकाले। TCS कोई छोटी कंपनी है। उसके अलावा सारी प्रमोशंस रोक दी हैं, सब कुछ रोक दिया सीनियर एम्प्लॉयज का। तो ये थ्रेट दिख रहा है कि आपको ग्राफिक चाहिए, ग्राफिक मिल जाएगा, कंटेंट चाहिए, कंटेंट मिल जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। क्या कुछ कर रहा है यार, वीडियो का वीडियो बना के दे रहा पूरा बढ़िया आपको। तो ये तो मैं छोटी बातें कर रहा हूँ। के अलावा कोडिंग, वेबसाइट, ये वो बहुत सारे काम, तकरीबन 485 AI टूल है अभी, और आ रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। रोज LLM नया आ रहा है। तो ये SME भाई बहुत भटके हुए हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़े संजीव बीकचंदानी सर हैं, 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है Naukri.com, उनका परसों पॉडकास्ट किया जी।
उन्होंने बोला 130 लोगों की टीम हमने एआई की रखी है। तो उनके पास तो बहुत फंड्स के रिसोर्सेज है, वो तो कर ले रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां अभी नहीं करेंगी तो बाहर हो जाएंगी। जैसे टेक्नोलॉजीज कंपनीज का क्या फ्यूचर है, ये लोग तो सिर्फ आउटसोर्स टेक ही कर रहे थे ना, इन्फोसिस, टीसीएस और बहुत सारी ठीक है, कंपनी। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। अब इनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। राइट। नाउ देयर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड गोइंग फॉरवर्ड। कोडर्स का काम एआई ने खत्म कर दिया है। तो व्हाट कोडर्स हैज टू लर्न नाउ, दे हैव टू अडॉप्ट एआई। So these all tech companies will become AI tech companies going forward if they can become. SMEs को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इनोवेशन के लिए कहाँ पे AI का इस्तेमाल लगेगा ताकि कंपटीशन के साथ साथ रहे हो, तो वो चीज़ें इनको सीखनी है सारी। सो इनोवेशन इज द की हेयर। और ट्रेंड को समझना, ट्रेंड इतना फास्ट हो रहा है। अभी कल ट्रम्प साहब ने भी टैरिफ लगा दी 25%। तो एवरी डे देयर इज सम डिस्टर्बेंसेस हैपनिंग समवेयर। सो कीप वॉचिंग योर ट्रेंड, किस डायरेक्शन में आपकी इंडस्ट्री जा रही है, इसलिए तैयार रहो। अब बिजनेसेस आर चेंजिंग एंड गेटिंग डिस्टर्बेड आवर बाय आवर, नॉट डे बाय डे। हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ना कोई इंडस्ट्री बाहर डिस्टर्ब हो रही है। सही, किसी का कुछ ना कुछ नया ऐसा आ रहा है जिसमें 2 बाहर होंगे, 2 नए आएंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पे एक सवाल आता है सुरेश जी मेरे दिमाग में, आप इतने बिजनेस पीपल से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो एंटरप्रेन्योर्स है नया या बिजनेसमैन है, वो इक्विप्ड हैं, तैयार हैं इस एआई रिवोल्यूशन का फ़ायदा उठाने के लिए, या कि मार्केट से बाहर होने के इनके ज़्यादा चांसेस हैं? स्मार्ट हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे तो हमारे तो सारे, आज भी सुबह हमने एआई का क्लास लिया है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, सुबह 6 बजे थर्सडे को बुलाता हूँ मैं उनको। अच्छा जी। तो उसमें हमने कहा हर हफ्ते एक एआई का टूल, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े वो हम सिखाएंगे आप। ठीक है। तो अगले 1-2 महीने में समझिए 10-20 टूल तो उनके ऐसे सिखा देंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बाकी जो सोए रहेंगे तो भाई जिन सोया तिन खोया। जो सोए रहेंगे वो तो सोए रहेंगे, जो सीख लेंगे वो आगे निकल ही जाएंगे। तो इक्विप तो कोई भी नहीं है। देखिए कोई भी नई इनोवेशन होती है, पहला डिनायल आता है। यस यार अब देखिए जब मोबाइल आया था तो हमारी उम्र के लोग, मैं जानता हूँ, इतना डरे थे कि मेरे भाई ने तो 4 नोकिया फोन खरीद के रख लिए थे। ये साला टच फोन मेरे बस का नहीं है। नहीं किया, आखिरी तक उसने टच फोन अडॉप्ट नहीं करा। वो वही पुराने नोकिया फोन लेके 4 खरीद के रख लिए थे कि साला पता बंद हो जाएगा कल परसों में, तो मेरा तो चलता रहे। तो जो अडॉप्ट नहीं करेंगे वो तो बहुत दिक्कत में आएंगे। और डिनायल होता है, जैसे नॉर्मल। यस, मैं छोटा सा आदमी कि यार ये तो बेकार चीज है, हमारे पास की नहीं। सो क्रिप्टो मिस हुआ, मेरे से ही मिस हुआ। मैं वही कहने लगा था कि मैं स्टॉक मार्केट में 37 साल से हूँ, मुझे 10 साल लगे क्रिप्टो पे बिलीव करने को, क्योंकि मैं डिनायल में था कि ये तो आई है और भाग जाएगी, आई है तो भाग, ये स्कैम है। तो बिटकॉइन जो है लगभग 2021-22 के बाद जब मैंने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, तब मैं स्टेप इन किया। मेरे वक्त $2 का बिटकॉइन हुआ करता था। तो सारे कहते थे आप क्यों नहीं, मैंने कहा यार नो ये तो स्कैम है, क्योंकि हम थोड़ा ओल्ड स्कूल वाले डिनायल, जैसे आपने कहा। तो सही बात है कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को पहले हम डिनायल में रहते हैं ऑलवेज। अरे जब कारें आई थी, स्कूटर आए थे, साइकिल आई थी, एवरीथिंग वाज लाफ्ड एट। टेलीफोन आया था, इट वाज लाफ्ड एट। यार ये क्या है, बात होगी? वो बात ही नहीं। हम जो आपस में मिलके कर सकते हैं, कहाँ यहाँ बैठा आदमी बॉम्बे बात करेगा, हो ही नहीं सकता। तो डिनायल होता है पहले 10 साल, उसके बाद कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग रिग्रेट करते हैं जी, यार हमारे सामने हो गया, हमने कुछ नहीं करा। आपने पहले थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज़ किया था, ट्रेंड। तो ट्रेंड को पहचानना एक बिजनेसमैन को आंखें कान खुले रखने चाहिए कि ट्रेंड क्या है। एआई का ट्रेंड है, इसको जो तो सियाने बिजनेसमैन हैं, जो दूरदर्शी हैं, वो तो पहले से इस ट्रेंड को भांप लेंगे और उसमें कूद जाएंगे, जो भी अपनी कैपेसिटी है उनकी कंपनी के हिसाब से। तो जो मिस कर जाएंगे तो वो फिर छूट जाएंगे पीछे रेस। हाँ, तो इसलिए जैसे शिप में वो होता है ना, देखता रहता है कि आगे कोई वो तो नहीं है जी, क्या बोलते हैं, बर्फ का ग्लेशियर या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो वो बिजनेसमैन को करना पड़ेगा कि दिन में 1-2 घंटा सुबह सुबह, रात को, जब भी आपको अकेले का टाइम मिले। क्योंकि क्या है कि मैं समझता हूँ, मैं बोलता हूँ क्राइसिस न्यूज़ नेटवर्क, CNN का नाम मैंने रखा है।
क्राइसिस न्यूज़ नेटवर्क, ठीक है। तो हम जब ऐसी खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो मैं टीवी कटाए हुए 5-7 साल हो गए, अखबार बंद किए 5-7 साल हो गए। अच्छा जी। तो इसलिए हमें सिर्फ 2 ही खबरें पढ़नी है और रोज़ पढ़नी है, इकोनॉमिक न्यूज़ और टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो ये 2 चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे तो ट्रेंड आपसे छूटेगा नहीं। बिकॉज जहाँ भी कुछ नया हो रहा है आपकी नज़र रहेगी और आपको पता लग जाएगा कि दिस समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, उसके बारे में एकदम पढ़ना शुरू कर दो। डिनायल में मत रहो कि ये हुआ है तो अरे छोड़ो, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कभी चलेगा। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि 2 साल में हमारे ड्राइवरलेस कार होंगी, घर के नौकर जाकर रोबोट होंगे, बहुत सारे इंसानी काम एआई और रोबोट्स कर रहे होंगे। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको और ट्रेंड पे नज़र रखनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमीज़ पे कौन सी नई कंपनी आ रही हैं, क्या कर रही हैं, उन पे नज़र रखें और कहीं पर अगर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वी कैन जंप इनटू इट, वी कैन बिकम ए एआई कंपनी फुल फ्लेज। जी, टेक्नोलॉजी तो हम नहीं बने टेक, लेकिन एआई टेक कर सकें कुछ, बल्ले बल्ले। अभी सही। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपको जब भी मिलता हूँ देखता हूँ कि आप 67 ईयर्स के हैं, तो मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल जो आपका हमेशा रहता है, आप फिट फाट बात करते वक्त बात में एनर्जी, एक ऑरा जो है, तो इसका क्या राज है? चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, क्योंकि जहाँ से मैं गिरा हूँ उसे वापस पाना है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उसमें अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि टू गेन दैट लॉस ग्लोरी बैक, कि वो पुराना रुतबा जो हमने देखा हुआ उसको वापस लाने के लिए मेहनत लग रही है। उसमें करते हुए एनर्जी बढ़ रही है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं बीमार होने की, फुर्सत नहीं है थकने की, और कंपनी यंग लोगों की है, इतना बिजी रहते हैं कि किसी भी तरह की किसी नेगेटिविटी की। यस, आपने तो बोला मेरी एनर्जी हाई है, मैं कहता हूँ एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि नेगेटिव आदमी साला सामने टिक नहीं पाता, जल जाता है। ठीक ठीक। तो अपने एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव कर लिया है कि जितने लोग हैं, बड़ा तजुर्बा परिवार है, बढ़िया फैमिली है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन बहुत होती है हमारे यहाँ, 2-3 महीने में एक पार्टी होती है, डांस होता है, रिट्रीट होती है, बाहर जाते हैं। तो इसके चलते ना, जिनके पास कम्युनिटी होती है वो वैसे ही, गूगल में मैंने पढ़ा था 14 साल ज़्यादा जीते हैं। अच्छा। तो आपके देखिए, बीमार ना होने के लिए क्या चाहिए? इम्यूनिटी स्ट्रांग जी। तो एक सपोर्ट सिस्टम, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, एक्सरसाइज ट्रेनर है, डाइट का ख्याल रखते हैं, और हमेशा पॉजिटिव और एंथुसियाज्म और एनर्जी एज ए चॉइस रखते हैं तो बनी रहती है। अब तो हैबिट ही हो गई है। शुरू में ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कोई गलत न्यूज़ आई, मूड डाउन हो गया, लेकिन अब तो 99% वैसे ही हो गए हैं। नॉर्मली हमारे इंडिया में देखा गया 60-62 साल की एज में लोग रिटायर्ड महसूस करते हैं कि रिटायर्ड हो गए, अब प्लानिंग कोई नहीं करते। अब 67 की एज में आपकी प्लानिंग्स हो रही हैं, अगले 5 साल में मैंने ये करना है, अगले 3 साल में ये करना है, तो ये बड़ा एक्सेप्शनल है और इससे बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है। तो और वही मेरी एनर्जी का भी राज है। हाँ जी, क्योंकि विजन है 5 साल का, हाँ, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा काम करके कोई मरा थोड़ी है। सही बात है। काम करके कोई बीमार थोड़ी हुआ, अल्लाह आराम करके बीमार होता है आदमी। यस, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि आराम करके बीमार होता है। हाँ, काम करके कोई नहीं मरा, नहीं। यस, जो काम करते रहते हैं वो लंबा जीते हैं। तो आपको काम में मजा आ रहा है, लंबा जियोगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, और फिर आप देखते हो और भी एनर्जाइज हो रहे हैं, आपकी फिर और एनर्जी बढ़ जाती है। अरे इतने लोग मेरी बातें सुन के एनर्जाइज हो गए, उनका रिवाइवल हो गया, वो डिप्रेशन से बाहर निकल के तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है। और फिर कोई टारगेट हो आगे, जैसे आपने कहा 300 IPOs अपने अगले 5 साल में लाने हैं, तो 300 IPOs एक टारगेट हो गया आपका। जब मकसद हो ज़िंदगी को जीने का, तो फिर ज़िंदगी आपको जवान रखती है। और मैंने सुना है आपके जवान लोगों से बहुत दोस्ती है। 500 IPO का विजन है, 500 IPOs का, और सारे आसपास यंग एंटरप्रेन्योर ही हैं जितने भी हैं। तो उस वजह से उनके साथ रहने से तो फिर एनर्जी तो फ़र्क पड़ना ही है। कहते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ। तो अगर आप 5 एनर्जेटिक जवान लोगों के साथ रहोगे तो छठे तो कहीं ना कहीं असर तो आप पे भी आना ही आना है।
उनकी एवरेज तो बढ़ जाती है ना। उनकी भी एवरेज बढ़ जाती है, हमारी भी एवरेज सही हो जाती है। तो सुरेश जी, आपका हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में क्या सोचना है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है? आप सेटिस्फाइड हो कि इंडिया इज़ इन द राइट डायरेक्शन? और जो यूथ है, कई दफ़ा मैंने देखा कि बहुत सा टैलेंट यहाँ से बाहर जाने के लिए तत्पर रहता है, यहाँ के अच्छे IIT से पढ़ के बाहर लोग चले जाते हैं, तो क्या समझते हैं आप हिंदुस्तान का भविष्य? बाहर पहले भी जा रहे थे, हमारे टाइम में भी ब्रेन ड्रेन बोलते थे, आज भी हो रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत कुछ इकोसिस्टम यहाँ भी बन गया है। फंडिंग VCs, एक आधे स्टार्टअप को मैंने भी कोच किया जिनकी कंपनी 800 करोड़ 1000 करोड़ में बिक गई। अच्छा। तो टैलेंट यहाँ भी है, बड़ी सारी कंपनियाँ यूनिकॉर्न यहाँ भी बन रही हैं, बड़े सारे स्टार्टअप्स, अच्छे स्टार्टअप यहाँ से भी निकले हैं बहुत। तो इंडिया तो भाई ग्रोइंग इकॉनमी है, दुनिया की नज़र है, अगले 10-20 साल तो हमारे ही हैं भाई। यहाँ जो पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में ही बात कर लें अगर, तो कमाएगा ही बहुत, क्योंकि कहाँ जाके रुकेगा। 6-7% GDP ग्रोथ कहाँ दुनिया में रह गई है, बहुत कम मुल्क हैं। आई हैव ग्रेट फेथ इन इंडिया। बाकी जो कमियां हैं इट्स अ जर्नी, चलता है। तो सुरेश जी, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने कहा कि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत आगे जाने वाली है, तो जो नए लोग हैं इन्वेस्टर्स, तो आप उनको क्या सलाह देते हो कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट करें या कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कूद जाएं? डेफिनेटली म्यूचुअल फंड। ओके, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड। सी, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना, ट्रेंड पढ़ना, इकॉनमी पढ़ना, वर्ल्ड इकॉनमी पढ़ना, कहाँ पॉलिटिकल समझना, किस इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट, अब ट्रम्प का इफेक्ट एक्सपोर्ट पे आएगा, ये समझ कहाँ इतनी जल्दी आती है। म्यूचुअल फंड में तो एक फाइनेंशियल प्लानर मिल जाता है और फंड मैनेजर है, 2 लेयर है आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए। तो एक सेफ और लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स 100% म्यूचुअल फंड में। ओके, 100% म्यूचुअल। ओके, तो रिटर्न 12-14% के करीब मिल जाता है? नहीं, मैं 20 के ऊपर निकालता हूँ। 20 से ऊपर? हाँ, आई सी। आई गो इन मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ओनली। अच्छा। तो जब भी कोई मुझे मौका मिलता है, मार्केट गिरी जाए, पीछे 21,000 पे गई थी, तो मैं अपनी SIP डबल कर देता हूँ। कोविड टाइम में डबल कर दी थी। तो जब मार्केट मौका देती है आपको, सस्ती होती है, उस टाइम में पैसा डबल कर दो, तो 20% प्लस मिल ही जाता है अपने को। इंडियन इकोनॉमी में तो मिल ही रहा है, जब तक मिलता है देखो। बट टाइम होराइजन होना चाहिए 5-10 साल का, ऐसा नहीं है कि पैसा चाहिए तो वो अप डाउन में दिल नहीं धड़कना चाहिए। राइट। मार्केट डाउन है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर वो समझते हो तो स्टॉक मार्केट में आओ, नहीं तो FD में खुश रहो। सही। और ये जो लोग आजकल इंडिया में बहुत से लोग डे ट्रेडिंग करने में लगे हुए हैं और बहुत सारा लॉस कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने खुद भी 2-4 मिले जिन्होंने कहा जी एक 10 लाख रुपए दे दो, घाटा होगा हम भर के देंगे, ऐसे भी मिले। हम करेंगे कमोडिटीज में ट्रेड, हम करेंगे F&O में ट्रेड। एंड ऑफ द डे वो घाटा भर के चले गए। शुक्र है ये नहीं हुआ कि मेरा पैसा मारा, घाटा उन्होंने भर दिया। अच्छा। लेकिन घाटा जरूर हुआ, एक भी कमा के नहीं दे पाया, एक भी नहीं दे पाया। एक भी? कितने ट्राई किया आपने? 3 तो अभी किए रिसेंटली, पिछले 2 साल में। तो वो क्या करते थे? उसके वो यही F&O, कमोडिटीज, गोल्ड, गैस। तो आपके बिहाफ पे वो करते थे काम? हाँ, आपका पैसा में वो करते अच्छा थे। तो उनको हम ऑथराइज कर देते थे या हमें कहते थे आप ये वाला ट्रेड ले लो, जो भी था, लेकिन घाटा एंड में हुआ। बहुत सही बात कही आपने। और उसके पहले भी जो 20 साल पहले, 30 साल पहले जब हमने सोचा समझने की कोशिश करे, तो मैं जाके ट्रेडिंग सीख लिया कहीं पर, एक कोर्स करके शुरू किया, 5-10 लाख गए, फिर मैं भी बैठ गया। 1-2 और मिले, हम करेंगे आपके ब्याह पे, हम कमा के देंगे, गारंटी दिया, अकाउंट देखो जी यहाँ कमा के दिया, 10 लाख पे हम 1 लाख रुपए महीना देते हैं, 10% महीने का देंगे। थोड़ी ग्रीड आ जाती है कि ट्राई कर लेते हैं यार। तो हमेशा गवाया, एक भी इंसान पिछले 30-35-40 साल में नहीं मिला जिसने मुझे कमाया हो। यहाँ तक के बड़े बड़े हमें आए जी टीचर, हम सिखाते हैं, आप सीख लो हमसे, अपने बच्चों को बोलो सीख लें। मैं कहा अपना तो अकाउंट दिखा दे। अजी हम आप मोबाइल देखो, ये बच्चे ने क्रैश कर दिया, टूट गया, ऐसे ऐसे बहाने लगा रहे थे। मैं कहा अकाउंट दिखा दो, तूने कमाया है तो बस ठीक है।
अकाउंट एक भी नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जो डे ट्रेडिंग है इसमें कोई नहीं कमा पाता, बहुत ही मुश्किल है इसमें पैसा कमाना। तो आज मुझे एक और टेस्टिमोनियल मिला जिसने ये कहा कि मैं 3 दफ़ा डिफरेंट लोगों से ट्राई किया कि वो ट्रेडिंग करके आपको पैसा बना के देंगे, उन्होंने वादा किया तो नहीं बना सके। तो इनकी 67 ईयर्स की एज है और इतने सालों में ये कह रहे हैं मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये डे ट्रेडिंग करके बेचा खरीदा करके कोई पैसा बनाया हो लंबे तौर पे। तो इस बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात तो आप सुनते ही हैं, इनकी बात भी सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही जो मैं इसी बेसिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाइए। एक हमारे डॉक्टर आए जी, अच्छे खासी प्रैक्टिस, बोले डॉक्टर लोग को शेयर में बड़ा मजा आता है जी, वो समझते हैं हमारे पास ना पढ़ लिख के वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर अबव द मार्केट, तो हम ट्रेडिंग करेंगे। मैं कहा मत करो, वह हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं कहा मत करो, तुम्हें टाइम नहीं है। यू आर गुड एट सर्जरी, आप महीने की 100-125 सर्जरी कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, कितने की SIP कर सकते हो? बोले 25 लाख रुपए महीने की। तो मैंने एक एडवाइज़र मिलवा दिया, मैंने कहा इससे करो और बस रहना मल्टी कैप में। ओके, ज़्यादा उस चक्कर में नहीं मैं ब्लू चिप में डाल दो तो 12-13 ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, 20 चाहिए तो मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में और निकालना मत वो पैसा, और दिल धड़कना नहीं चाहिए जब नीचे जाएगा 20-30%। और बड़े पोर्टफोलियो में 10 करोड़ में 3 करोड़ घट गया तो फिर झेल नहीं पाओगे। तो उतना दम हो तो उसमें घुसना। ठीक है, बोले हाँ उसमें घुसेंगे। आज इस बात को कोई 5-6 साल हो गए। वो 25 लाख रुपए महीने का SIP और बीच में भी उन्होंने डाला होगा। जनवरी में जब मेरे पास स्टेटमेंट आया उनका 50 करोड़ रुपए जमा था पोर्टफोलियो में, और उसमें कम से कम 15 से 20 करोड़, मतलब एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, प्रॉफिट था, मार्क टू मार्केट गेन था। कितने सालों में? 6 साल में। 6 साल में SIP करते हैं। हाँ देखो, उन्होंने समझो 30-35 करोड़ रुपया अपना जोड़ा होगा, 15 करोड़ का उनको उसके ऊपर गेन था। कितनी बार मार्केट ऊपर हुई नीचे हुई, ऊपर हुई नीचे हुई, बट एंड ऑफ द डे इट ऑलवेज कैचेज अप। बिल्कुल, देखो ना आज निफ्टी 23,000 पे खड़ा है, 24-25 हज़ार पे, सॉरी 25 के आसपास, 24-25 के आसपास घूम रहा है जी। तो 100 से शुरू हुआ था ना। बिल्कुल, इट इज ऑलवेज अप ट्रेंड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 1988 में मैंने स्टॉक्स का काम शुरू किया था। 1988 में 600 था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज 83,000 हाँ के करीब है। इट इज ऑलवेज ग्रोइंग, या हर 4 साल 5 साल में डबल हो रहा है पैसा। बिल्कुल, और फिर स्ट्रेस नहीं है आपको, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन घटा कौन बढ़ा, जिस कंपनी में स्कैम आया उसमें से निकल जाएंगे। पिछले दिनों डिफेंस का बहुत बोलबाला था, सब फंड वालों ने डिफेंस में डाला पैसा, 30% बढ़ गया 2 महीने में। अब प्रॉफिट भी बुक किए इन्होंने पिछले महीने, पर डिफेंस वहीं आ गया जहाँ था। तो ये अपने टाइम पे करते रहते फंड मैनेजर, उनको भी जिम्मेवारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर हो, वो भी बताता रहेगा ये करो ये ना करो, बैलेंस बना के रखता है। कई लोग क्या कहते हैं जी डाइवर्सिफिकेशन करनी है जी, 10 म्यूचुअल फंड ले लिए। अब वो 10 म्यूचुअल फंड में 10 के 10 में 80% स्टॉक सेम है, तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी? राइट, फिर एक ही ले लेते हैं। राइट, एक ही ले लो। 10 को कहाँ ट्रैक करोगे? या 2 ले लेते, 3 ले लेते। तो ओवरलैपिंग है, कहाँ नहीं है, ये एडवाइजर बता पाता है। तो इसलिए मैंने एक परमानेंट एडवाइजर रखा हुआ। अच्छा, हाँ, मैं उसके साथ महीने में एक बार बैठता हूँ, भैया क्या चल रहा है। तो काफी साल से आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न मिल रहा है? 20% काफी साल से तो नहीं, बहुत साल तो अकल नहीं थी। अच्छा, और मेरा तो बिजनेस ही अभी 18-19 से ज्यादा चलना शुरू हुआ है। अच्छा, तो 5-4 साल लगा लो, 5-1 साल के आसपास, तब से अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो उसमें से आप निकालते हो या उसमें? नहीं, दिस इज ओनली सेविंग। ओके, बाकी खर्चा अपना चलता रहता है। वो SIP चलती रहती है। जब मार्केटों में कुछ गड़बड़, 2020 वाली गड़बड़ हुई, अभी पिछले दिनों हुई, उस टाइम में थोड़ा और ज़्यादा डाल देते हैं। बस यही पॉलिसी रखी हुई है। ठीक। तो सुरेश जी, बातें तो बहुत हैं आपसे पूछने की, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये है कि अब हम इसको वाइंड अप करें। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। और मेरे को पता है आप काफ़ी बिजी थे, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, तो आपका आज वक्त मिला। थैंक यू सो मच आपके तजुर्बा को शेयर करने के लिए मेरे ऑडियंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर पॉडकास्ट। और मुझे लगता है आपके व्यूअर्स को अच्छी वैल्यू मिलेगी इससे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी मिलते रहेंगे। फिर से विल रिव्यू
कि Yes. क्या पीछे बातें करी थी, उसके बाद ज़िंदगी कहाँ ले गई, फिर से 1-2 साल बाद फिर कैचअप करेंगे। यस, और जो जज्बा मिला, जो एनर्जी मिली लोगों जी। को, क्योंकि एनर्जी जो एक ऐसी चीज़ है, आप में अगर है तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, जज्बा नहीं है, टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं ज़िंदगी का, तो फिर सारा टैलेंट सब कुछ वहीं धरा का धरा रह जाता है। एक सिंपल वर्ड है जी, होप। जी। अगर दुनिया में जब तक होप है, एक भी सुसाइड नहीं होगा। होपलेस होता है आदमी तो ही सुसाइड होते हैं, तो ही डिप्रेशन होते हैं, तो ही झगड़े होते हैं, तो ही डाइवोर्स होते हैं। तो होप बनी रहेगी तो हमेशा बढ़िया बढ़िया ही रहेगा। तो आपने जो 500 IPOs निकालने हैं तो 5 साल में, तो उसके बाद रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से IPOs कैसे कैसे गए। और एक आपने अभी कहा था 20 साल के बाद कुछ ऐसा होगा, तो 20 साल के बाद आप 87 के होंगे और मैं 82 का होऊंगा, तब फिर से पॉडकास्ट करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है ये जी? तो अब हम रिवाइज करते रहेंगे जी। कि क्या चल रहा है आगे। मजा आएगा, हाँ। प्रॉमिस। 20 साल ये के तो बाद हमारी अब एक सीरीज शुरू हो गई ना, यस 1 2 3 4 चलता रहेगा। सही। वी बिल्ट ऑन दिस एंड शेयर नोट्स एंड जिंदगी जी। कहाँ ले जाती है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और बहुत ही एनर्जी मिली मुझे। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू एंड Appreciate थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।